हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लो बाय एएन एंड आई एम नंदकिशोर गुप्ता। अभी तक हमने इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की जो हम पढ़ रहे हैं सीरीज पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमने सबसे पहले जो कवर कर चुके हैं उसके बारे में एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने अब तक अभी तक कर लिया कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, हिस्ट्री क्या रही है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन या फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं और कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन मतलब किस किस तरह के मैटर्स को आर्बिट्रेशन के अंदर रिजोल्व किया जा सकता है, किस तरह के मैटर्स का आर्बिट्रेशन के अंदर रिजोल्व नहीं होता है, और वॉइड एग्रीमेंट्स वगैरह जो है इनका क्या सीन है हमारे आर्बिट्रेशन, फ्रॉड वाले जो एग्रीमेंट्स है उनका क्या स्टेटस है आर्बिट्रेशन के अंदर। ये हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक जो कि जिसका नाम है टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कितने तरीके के होते हैं ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात ये कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो सेक्शन 7 के अंदर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 7 में, और ये हमको 4 तरीके बताता है कि इन 4 तरीके, ये 4 मेजर टाइप्स है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के। तो सबसे फर्स्ट जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का टाइप है वो है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बाई क्लोज, जो कि सेक्शन 7 क्लोज 2 के अंदर डिफाइन है। सेक्शन 7 क्लोज 2 हमको ये बताता है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ना वो बाई क्लोज भी आप बना सकते हो। अब ये बाई क्लोज का क्या मतलब है इसको हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए एंड बी दे हैव इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में आते हैं और ये दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अगर इन फ्यूचर हमारे बीच कोई भी डिस्प्यूट अराइज होती है तो हम उसके लिए कहाँ पे जाएंगे, आर्बिट्रेशन के अंदर जाएंगे। हम उसके लिए आर्बिट्रेशन के अंदर जाएंगे। तो उसके लिए उन लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज ऐड कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज ऐड कर देते हैं, एक सेपरेट क्लॉज। ठीक है, पर्सनल सेपरेट क्लॉज, सिर्फ एक क्लॉज है, पूरा एग्रीमेंट नहीं बनाया उन्होंने। तो जो क्लॉज बनाया ना क्लॉज, वो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के तौर पे काम करेगी। तो वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के तौर पर काम करेगी। तो जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है ना उसके अंदर बहुत सिंपल सा रूल है कि जो क्लॉज होती है ना वो आर्बिट्रेशन पूरे कॉन्ट्रैक्ट से सेपरेट मानी जाती है। आर्बिट्रेशन का क्लॉज पूरे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से सेपरेट माना जाता है और उसकी वही सेम वैलिडिटी होती है जो कि वैलिडिटी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की होती है। तो जो फर्स्ट टाइप इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बाय क्लॉज, तो हम क्लॉज के द्वारा भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सेपरेट फ्रॉम द मेन कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 7 क्लोज 3 हमको बताता है सेपरेट फ्रॉम द मेन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसका मतलब क्या है सेपरेट फ्रॉम द मेन कॉन्ट्रैक्ट? इसका मतलब ये है कि जो ए और बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो उस फॉर एग्जांपल ए और बी डिसाइड किया कि उनको एक बिजनेस करना है। ठीक है, और उस बिजनेस के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि उसके अंदर अपने बिजनेस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो डिफाइन करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और बाद में वो डिसाइड करते हैं कि अगर इन फ्यूचर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन के अंदर जाएंगे कोर्ट में नहा जाकर। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक सेपरेट एग्रीमेंट बनाते हैं, एक सेपरेट एग्रीमेंट बनाते हैं, ना कि इसके अंदर, ना कि जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो अपना क्लॉज या फिर कुछ भी मेंशन ना करके एक सेपरेट एग्रीमेंट बनाते हैं। ये कहलाता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फ्रॉम द सेपरेट फ्रॉम द मेन कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट फ्रॉम द मेन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ना मेंशन करके आप अलग से ही आपका एक एग्रीमेंट बनाते हो, वो कहलाता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सेपरेट फ्रॉम द मेन कॉन्ट्रैक्ट। और जो कि कहाँ डिफाइन है, ये डिफाइन है सेक्शन 7 क्लोज 3 के अंदर। ठीक है, अब थर्ड टाइप जो क्या है वो थर्ड टाइप है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बाय इनकॉर्पोरेशन, जो कि सेक्शन 7 क्लोज 5 के अंदर डिफाइन है। तो इसका मतलब क्या है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बाय इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है, बेसिक है, इसका मतलब ये है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बाय इनकॉर्पोरेशन का, कि जब कोई भी पार्टी अपने एग्रीमेंट, जो नया एग्रीमेंट बनाती है और वो कोई भी जो पुराना एग्रीमेंट बन चुका उस एग्रीमेंट का रेफरेंस लेती है, या फिर उस पूरे जो एग्रीमेंट पहले बन चुका उस एग्रीमेंट को या तो एज अ होल अपने नए एग्रीमेंट में यूज करती है या उसका कुछ स्पेसिफिक पार्ट यूज करती है, तो वो क्या कहलाता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बाय इनकॉर्पोरेशन। फॉर एग्जांपल, हम इसको एक एग्जांपल के तरह से समझते हैं। इसी एग्जांपल से हम इसको लेते हैं कि मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। ठीक है, मिस्टर ए और बी, अब बहुत बहुत पहले इन दोनों के बीच में एक बिजनेस था और उन लोगों ने उस बिजनेस को अच्छे से किया और उस बिजनेस के अंदर उन लोगों ने वही रूल निकाला था कि अगर कोई भी
कोई भी अगर इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो आर्बिट्रेशन के लिए ही जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया था। अब वो उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और अब वो मिस्टर ए एंड बी एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होना चाह रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उन दोनों का कहना है कि क्योंकि हमने पहले भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया था और वो अपने दोनों की विल के अकॉर्डिंग बनाया था और वो एक बेस्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया था, उसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इन दोनों के पास ये ऑप्शन है कि जो पुराना वाला उन्होंने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया था, ये वाला, इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को एज इट इज जितने भी रूल्स एंड मतलब एज इट इज इसको काम ले सकते हैं, या तो यहाँ पर, या फिर उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट जो उनको लगता है कि वो तो सही है और उसके अंदर जो कमी थी उसको वो चेंज कर देंगे, और जो स्पेसिफिक पार्ट उनको सही लगता है या फिर वो उस स्पेसिफिक पार्ट को एज इट इज यूज ले सकते हैं। तो ये बोलता है बाय इनकॉर्पोरेशन। बाय इनकॉर्पोरेशन का मतलब जो पहले से जो एग्जिस्ट जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के रूल्स या रेगुलेशंस को आप जो का त्यों या फिर कुछ स्पेसिफिक पार्ट को आप अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या एग्रीमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हो, तो वो कहलाता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बाय इनकॉर्पोरेशन। ये हमको डिफाइन करता है सेक्शन 7 क्लॉज 5। ठीक है। और आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट है बाय इनकॉर्पोरेशन, इसके ये दो टाइप से होता है, इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है। नंबर फर्स्ट, reference to another document in a contract, reference to another document in a contract। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज ना लेकर आप उसका कोई रेफर करते हो। कौन सा पार्ट? एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। आप क्या करते हो, रेफर कर लेते हो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या कहलाता है, रेफरेंस टू अनदर डॉक्यूमेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि आपने एक स्पेसिफिक पार्ट ले लिया जो प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था या कॉन्ट्रैक्ट था, उसका आपने अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के लिए स्पेसिफिक पार्ट लिया है, रेफर किया है, तो वो क्या कहलाता है, रेफरेंस टू अनदर डॉक्यूमेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा बोलता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अनदर डॉक्यूमेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है, जब आप एज ए होल कॉन्ट्रैक्ट एज ए होल रेफर क्या करते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट एज ए होल एज इट इज जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट था उसको आप यहाँ पे रेफर कर देते हो अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अनदर डॉक्यूमेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये हम तो अब समझ में आया हमको कि आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है बाय इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 7 क्लॉज 5 के अंदर डिफाइन है। और इसके दो टाइप्स हैं, और वो दो टाइप क्या क्या है। नंबर फर्स्ट ये है कि रेफरेंस टू अनदर डॉक्यूमेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, और नंबर सेकंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अनदर डॉक्यूमेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब या तो आप स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रेफर कर सकते हो, या फिर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप एज ए होल कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट को भी रेफर कर सकते हो। ये कहलाता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बाय इनकॉर्पोरेशन। और एक जो चौथा टाइप है वो है टेली कम्युनिकेशन एग्रीमेंट। टेली कम्युनिकेशन एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, क्योंकि इसके नाम से हमको समझ में आया, टेली कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन वाला, टेलीफोन के द्वारा कोई भी एग्रीमेंट बनाते हो। वो कैसे बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल ए और जो बी है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये फेस टू फेस तो प्रेजेंट है नहीं, बट फोन के ऊपर इन द फोन दे आर ऑन कॉन्टैक्ट, और उस फोन के द्वारा ये लोग कॉन्टैक्ट बनाते हैं कि इन फ्यूचर there may arise any dispute between them, then they go for arbitration, not for court। तो ये अगर वो टेलीफोन के ऊपर भी ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ, अगर फ्यूचर में हमारे बीच किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, आर्बिट्रेशन के थ्रू करेंगे उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व। तो वो कैसा कहलाता है, टेलीकम्युनिकेशन एग्रीमेंट कहलाता है वो। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट ये अराइज होता है बहुत बार कि विदाउट साइन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन बी वैलिड। क्या बिना साइन किया हुआ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड हो सकता है? तो ये क्वेश्चन था। इसके लिए मैं केस रेफर करते हैं, वो केस का नाम है चेन्नई कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चेन्नई कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने कहा इवन इफ रिटर्न एग्रीमेंट इज नॉट साइन, इवन इफ रिटर्न एग्रीमेंट इज नॉट साइन, अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट है जो साइन नहीं किया हुआ है, ठीक है, द पार्टीज कैन स्टिल कॉन्ट्रेक्चुअल बाइंड, तो भी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बाउंड के अंदर होगी। मतलब कि अगर कोई भी पार्टी रिटर्न एग्रीमेंट बना लेती है, रिटर्न एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इन देयर, ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट बना लेती है और उस रिटर्न आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को साइन नहीं करती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका कॉन्ट्रेक्चुअल बॉन्ड नहीं है। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेक्शन 7 क्लोज 2 के अंदर ही ये पॉइंट है, अगर पार्टियां एक्सचेंज ऑफ प्लीडिंग कर लेती है,
एक्सचेंज ऑफ प्लीडिंग और रिटर्न स्टेटमेंट करती है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के रिलेशन में, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के रिलेशन में एक्सचेंज कर लेती है किसको, प्लीडिंग्स को, तो भी वहां पे साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायर ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, कि आपको अब साइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने एक दूसरे के लिए वो प्लीडिंग को एक्सचेंज किया, तो कहीं ना कहीं वो एज ए कंसेंट शो कर रहा है, तो अब वहां पे साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारा हेल्ड हुआ चेन्नई कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। और इनके अलावा ठीक है, जो हमने पढ़ा अभी तक 4 तरह के आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमने पढ़े कि ना बाई द क्लोज हो सकता है, सेपरेट एग्रीमेंट हो सकता है, या फिर मेन कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा भी हो सकता है, वो सॉरी बाई इनकॉर्पोरेशन हो सकता है, या टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है। ये जो हमने 4 टाइप पढ़े, इनके अलावा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ना 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ये बहुत बार इस हेडिंग से पूछा जाता है, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और कई बार इस तरीके से भी पूछा जाता है ऑन द बेसिस of form, on the basis of forms of arbitration agreement can be divided into 3 पार्ट। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन, ये दोनों हेडिंगों से इसको जाना जाता है। और ये कितने तरीके से होता है, 3 टाइप के हैं, ये है 3 टाइप के। नंबर फर्स्ट एसिमेट्रिकल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, नंबर सेकंड इज पैथोलॉजिकल क्लॉज या फिर पैथोलॉजिकल क्लॉज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और नंबर 3 इज मल्टी टायर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। हम अपनी नेक्स्ट जो क्लास होगी इन तीनों के ऊपर सेपरेट 3 क्लासेस बनाएंगे, और उन तीनों क्लासेस के अंदर इन तीनों को हम अच्छे से समझेंगे। तो अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं इनका मतलब क्या होता है। एसिमेट्रिकल आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या होता है, वेयर वन पार्टी हैव अपरेंट, व्हाट इज मीन वन पार्टी अपरेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड बी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर वो दोनों मिलकर म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड करते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर है ना, वो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कितने होंगे, 3 होंगे, 3 नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर होंगे, और उसके अंदर 2 आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा, मिस्टर ए अपॉइंट करेंगे, और 1 आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा, मिस्टर बी अपॉइंट करेगा। तो इन दिस केस बहुत क्लियरली शो कर रहा है कि मोस्ट अपर हैंड का मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं मोस्ट बार्गेनिंग पावर, मतलब कि किसके पास है, ए के पास। क्यों, क्योंकि जब 3 में से 2 आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट कर रहा है, मिस्टर ए अपॉइंट कर रहा है, तो मोर बार्गेनिंग पावर या फिर आप कह दो अपर हैंड किसका रहा, मिस्टर ए का रहा इन कंपैरिजन ऑफ मिस्टर बी। तो इसके ऐसे जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ठीक है, नंबर सेकंड इज पैथोलॉजिकल क्लोज और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, नॉट वर्किंग क्लोज और एग्रीमेंट, मतलब कि आप मतलब दोनों पार्टियां, ठीक है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर कोई भी ऐसा क्लॉज डाल देती है और उस क्लॉज के कारण वो आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट है, ठीक है, उसको आप परफॉर्म नहीं कर सकते, वो वर्क नहीं हो सकता, वो एनफोर्सेबल नहीं हो सकता, तो उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को या उस क्लोज को हम क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल क्लोजेज या पैथोलॉजिकल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बोलेंगे। और नंबर 3 टाइप कौन सा है, वो है मल्टी टायर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, मल्टी टायर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जब पार्टीज के पास एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेशन में जा सकते हो, मीडिएशन में जा सकते हो, नेगोशिएशन में जा सकते हो, कंसिलिएशन में जा सकते हो, और इन द लास्ट कोर्ट में जा सकते हो। तो ये इस चीज को परफॉर्म करता है मल्टी टायर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। और हम जब ये क्लास लेंगे तब हम ये भी जानेंगे क्या इंडिया के अंदर मल्टी टायर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का क्या स्टेटस है, पैथोलॉजिकल क्लोजेज का क्या स्टेटस है, और उसके अलावा जो एसिमेट्रिकल आर्बिट्रेशन क्लोजेज है या एग्रीमेंट है उनका इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है। तो ये सब हम अपनी नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस के अंदर जानेंगे। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन पोस्ट अस कमेंट।